एक बार देखना कि प्रॉपर आवाज ये सब आ रहा है कि नहीं। आ रहा है। ठीक है। ऑडियो क्लियर है ना? ओके। कल क्या हुआ कि लाइव क्लास में जो है प्रकाश था ना कि ये माइक डिस्चार्ज हो गया, तो आवाज आना बंद हो गया। ऐसा होता है प्रॉब्लम कभी कभी। ठीक है अभी। चलो। ऑनलाइन कोई ज्वाइनिंग नहीं किया ऐसे। हम्म। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो है ओशनोग्राफी का जो है सो दो क्लास ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। ओशनोग्राफी ओशनोग्राफी आपके पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। ओशनोग्राफी में बेसिकली हम लोग क्या सब पढ़ते हैं, जैसे कि अगर कुछ स्लाइड में आपको दिखाऊं, है ना। देखो, सबसे पहले तो ये एक डायग्राम है। इसको जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था, है ना, कि अगर आप कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की बात करो, जैसे कि इधर कॉन्टिनेंट है ना, इधर कॉन्टिनेंट है, इधर ओशन है। तो जब आप कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ मूव करोगे तो किस तरीके से है सो रिलीफ फीचर्स चेंज हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है ना। जैसे कि सपोज कि आप जो है इधर ये कॉन्टिनेंट सपोज कि माउंटेन है ना, ऐसा माउंटेन है, उसका ऐसे आगे कुछ कोस्टल एरियाज है। उसके बाद जब आप टुवर्ड्स ओशन मूव करोगे तो क्या होगा कि ना, एक आपको एक जो है 1 डिग्री स्लोप के अराउंड, 1 डिग्री से भी कम या उसके 1 डिग्री के अराउंड एक है ना जेंटल स्लोपिंग एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, है ना। दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल सेल्फ, है ना। उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं, है ना, महाद्वीपीय सेल्फ बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि उसमें थोड़ा सा उसका जो स्लोप है, उसका जो ढाल है, वो थोड़ा सा तीव्र ढाल हो जाता है, स्टिप स्लोप हो जाता है, यानी कि 1 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, है ना, महाद्वीपीय ढाल उसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो वापस से जो स्लोप है ना उसका, ये 1 डिग्री के अराउंड आ जाएगा, थोड़ा सा जेंटल हो जाएगा, है ना। उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं, राइज। ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या होगा, एबिशल प्लेन होगा, है ना। एबिशल प्लेन, एबिशल प्लेन मतलब कि बिल्कुल जो समुद्र का जो धरातल हो गया ना, उसको एबिशल प्लेन बोलते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है। जैसे देखो, ये हमारा कॉन्टिनेंट था जिधर माउंटेन्स और लैंड मास ये सब है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो क्या ये सेल्फ का एरिया दिखा, है ना। ये जो रीजन है देखो, इसका जो स्लोप है ये भी कम है। इसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। सेल्फ इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट सेल्फ होता है, क्यों बताओ। वाई सेल्फ इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। शिप्स के लिए नहीं। आ, देखो, एंकरेज तो खैर है, अलग चीज है। सेल्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्फ पे क्या होता है कि कॉन्टिनेंट के द्वारा के उस पे जो भी रिवर्स होते हैं, जो भी नदियां होती है, जो भी रिवर्स होता है, वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता है ना। सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगा तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस का है सो डिपोजिशन होता है, समझ में गया। तो जो भी आप कोस्टल एरियाज में देखते हो, जैसे कि इंडिया का जो कोस्टल एरियाज बॉम्बे हाई है, जहां पे हम लोग जो है सो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां से, तो वो सभी कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे ही ड्रिल करते हैं हम लोग, है ना। तो सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इस वजह से। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे तो स्लोप का एरिया आएगा, है ना, इसको महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। यहाँ पे आपको ना इस तरीके से सबमरीन कैनियंस जो है, कैनियंस मतलब कि गहरी खाई, है ना, इस तरीके की खाई भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो ये चूंकि ये ट्रेंच है, ट्रेंच ट्रेंच कहाँ पर बनता है, तो जहाँ पे दो प्लेट जो है सो, है ना, सबडक्शन हो रहा होगा, तो वहां पे ट्रेंच आ जाएगा। फिर एबिशल प्लेन्स आ जाता है। और आपको मालूम है कि जो ओशन का जो सरफेस है ना, ओशन का जो सरफेस है वो एबिशल प्लेन का जो एरिया है, ये बिल्कुल एकदम सपाट समतल होता है। क्यों? क्योंकि ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स ओशंस में बहुत सारा जो है सेडिमेंट्स जो है सो डिपॉजिट किया गया है रिवर्स के द्वारा। वो सभी जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स है ना, वो ओशन के सरफेस पे एक लेयर की तरह, एक चादर की तरह, है ना, सो बिछा हुआ है। इस वजह से वो पूरा का पूरा है सो प्लेन दिखता है। लेकिन ओशन का जो सरफेस है उसमें कुछ इस तरीके से कई सारे जो है सो रिलीफ फीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मिड ओशनिक रीजेस, है ना, मध्य महासागरीय कटक जिसको बोलते हैं। गायोट्स होता है ना, सी माउंट्स होता है। सी माउंट क्या होता है, जैसे कि सपोज, व्हाट आर द सी माउंट्स। देखो,
जो ओशन का जो सपोज ये एक सरफेस का एक डायग्राम बनाते हैं ना, सपोज ये ओशन का जो है सो नीचे का बेसिन है ना, ठीक है। इसमें बीच बीच में क्या होगा ना कि ऐसा कुछ ना रिज होगा, रिज। रिज कहाँ पे होता है बताओ, कौन से रीजन में होता है? मिडिल नहीं, मतलब जहां पे डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री होगा, है ना, जहां पे दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से, एसी ऑन नहीं है क्या? ऑन है ना, गर्म क्यों लग रहा है? तो जो तुम्हारा ये जहां पे डाइवर्जेंस होगा ना प्लेट्स का, वहां पे मिड ओशनिक रीजन का है सो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ ऐसे जो है यहाँ पे आपको ओशन में है ना ऐसा सी माउंटेन होगा, सी माउंटेन। सी माउंटेन को क्या बोलते हैं हम लोग? सी माउंट्स बोलते हैं, ठीक है। सी माउंट्स, सी माउंट्स होता है, ठीक है, सी माउंट। सी माउंट्स का ही एक पार्ट ऐसा हो जाए कि जो कि ऊपर से ऐसा, इसका जो टॉप पार्ट है इसको ऐसे है ना हटा दो, ऐसा फ्लैट कर दो, ठीक है। ये टॉप पार्ट जो है ये समय के साथ साथ इरोड हो गया है ना, इरोड हो गया, इरोजन हो गया उसका, तो सिर्फ ऐसा फ्लैट बचेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? डायोड्स बोलते हैं, ठीक है, डायोड्स। तो ये सभी जो फीचर्स है ना आपके ओशन फ्लोर्स पे भी देखने को मिलता है। ये सी माउंट्स ये सब किस वजह से फॉर्मेशन होता है? तो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। जो जैसे कि आपको मालूम है कि जो ज्वालामुखी जो कि हमारे पृथ्वी पे जमीन पर पे जो होता है उसका भी कोनिकल शेप हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर ओशन फ्लोर पे भी कुछ वैसा वॉल्केनिक इरप्शंस होगा ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो सी माउंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि आपको मालूम है कि चूंकि ये मिड ओशनिक रीज है, यहाँ पे एक पार्ट है सो है ना एक दूसरे से दूर हो रहा होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो ये जो सी माउंट जैसे जैसे आगे की तरफ खिसकेगा प्लेट के साथ साथ, तो इसका टॉप पार्ट है वाटर के साथ जो है सो है ना इसका इरोजन होते होते फ्लैट हो जाता है, इसी वजह से गाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी उस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अगर ऑनलाइन देख लेना, 2 लेक्चर है ओशनोग्राफी का, उसमें सब चीज डिटेल में बता दिए हैं। आज आज के क्लास में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? तो ओशनोग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर ओशन करेंट्स, ठीक है। ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओशन करेंट्स क्या होता है बताओ? व्हाट आर द ओशन करेंट्स? ओशन करेंट्स क्या होता है? देखो इसको समझो। ओशन करेंट्स आर बेसिकली द रिवर्स ऑन द ओशन, है ना, रिवर्स ऑफ द ओशंस। ओशन करेंट्स बेसिकली दीज आर द रिवर्स ऑफ द ओशंस, ठीक है। यानी कि जो हमारा ओशन है ना, सपोज दिस इज योर ओशन, इसको समझो पहले, है ना। ये ओशन करेंट्स कैसे फॉर्मेशन होता है ना, किस वजह से उसका है सो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और जिस तरीके से यूपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछा है फिजिकल ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो आगे भी जो है इस तरह का सवाल है सो आ सकता है, ठीक है। तो देखो सपोज कि ये एक ओशन का प्रोफाइल है और इसमें जो है पानी पूरा सपोज ऐसे भरा हुआ है ना, ये पूरा वाटर ओशन का है सो भरा हुआ है, ठीक है। अब इस ओशन के साथ बताओ क्या सब जो है चीजें हो रही हैं? देखो एक बात बताओ, क्या हमारे एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में जो परमानेंट सर्कुलेशन है विंड्स का, जैसे कि ट्रेड विंड्स है ना, वेस्टर्लीज है, क्या ये ओशन के ऊपर भी फ्लो करता है कि नहीं? है ना, ब्लो करता है। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे देखो, है ना, अगर आप विंड्स का डायरेक्शन देखो, सपोज कि सरफेस पे जो है सो विंड्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, विंड्स ब्लो कर रहे हैं, है ना, जो भी हवा है जो भी पवन है, अगर समुद्र के सतह पे अगर ऊपर से फ्लो करेगा, तो क्या ओशन के वाटर के ऊपर है सो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा कि नहीं, घर्षण लगाएगा कि नहीं, है ना, घर्षण लगाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि ओशन का जो वाटर जो सरफेस पे है, जो सतह पे है, जो ऊपर वाले लेयर पे है, उस पर एक फोर्स लगता है, किसके द्वारा? विंड्स के द्वारा, है ना, विंड्स के द्वारा। तो क्या होगा कि ये जो ओशन वाटर्स है, क्या ये विंड्स के साथ साथ उसी के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा कि नहीं, करने लगेगा? तो दिस इज द बेसिकली योर ओरिजिनेशन ऑफ जेनेसिस ऑफ योर ओशन करेंट्स, है ना, महासागरीय धाराएं जिसको बोलते हैं, उसका ओरिजिन कैसे होगा? तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है विंड्स के वजह से। यानी कि आप ये कह सकते हो कि विंड्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन है सो ओशन करेंट्स का भी होगा, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि विंड्स अपोजिट फ्लो करे और जो है ओशन करेंट्स उसके अपोजिट फ्लो कर जाए, है ना, ऐसा नहीं। जहां भी ओरिजिन होगा ओशन करेंट्स का वो विंड्स के डायरेक्शन में है सो ब्लो करेगा, है ना, ये हो गया। दूसरा देखो
जो ओशन करेंट्स होते हैं, है ना, उसका एक और फैक्टर जो है जिसके वजह से ओशन करेंट्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज योर टेम्परेचर, है ना, दैट इज योर टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर, अब बताओ टेम्परेचर की वजह से कैसे होगा? टेम्परेचर की वजह से, हाँ, विंड्स तो देखो ऑलरेडी, अगर आप देखो अर्थ पे जो भी हमारे जो भी फ्लूइड्स है, जैसे कि विंड्स हो गए या फिर ओशन वाटर्स हो गए, उसको अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, है ना। अगर सन नहीं होता तो ना हमारे प्लेनेट पे विंड्स होता, ना ओशन करेंट्स होते, है ना, ना लाइफ होता, है ना। तो लेकिन हाँ, वो सब चीज तो सन की वजह से है ही, लेकिन कैसे विंड्स के वजह से ओशन करेंट्स जनरेट हो रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हो जाता है। देखो टेम्परेचर की वजह से कैसे होगा इसको समझो, है ना। टेम्परेचर की वजह से कैसे होगा? सपोज ये एक हम लोग, है ना, लैटिट्यूडनल प्रोफाइल है, सो ओशन का देख रहे हैं, है ना। सपोज कि ये जो है अटलांटिक ओशन है, सपोज ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अटलांटिक ओशन का जो सपोज कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये ट्रॉपिकल अटलांटिक, है ना, ट्रॉपिकल रीजन का अटलांटिक ओशन है ना। अटलांटिक ओशन क्या है, इतना वास्ट है, अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर तक फैला हुआ है अटलांटिक, है ना। पैसिफिक भी बिल्कुल वैसे ही फैला हुआ है। तो इसका कुछ वाटर है सो ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, है ना। कुछ जो रीजन है ऊपर में बिल्कुल पोलर रीजन में आएगा, है ना, ध्रुवीय क्षेत्र में आएगा, है ना, पोलर रीजन में। ये है सो ट्रॉपिकल वाटर्स है, ट्रॉपिकल वाटर्स है, ट्रॉपिकल वाटर्स है ना। एक बात बताओ, जो सबसे ज्यादा सोलर हीटिंग होगा, इंसोलेशन होगा, वो कौन से रीजन में होगा? है ना, इक्वेटर के पास में, या फिर आप कहो कि पूरा का पूरा जो ट्रॉपिकल रीजन है उसका जो वाटर है वो ज्यादा गर्म होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसोलेशन जो है सो सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम इंसोलेशन कहाँ पे होता है? पोलर रीजन में, है ना, पोलर रीजन में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ट्रॉपिकल वाटर्स है, दीज आर वार्मर एंड द वाटर्स इन द पोलर रीजन आर कोल्डर, ठंडा है, ठीक है। तो वार्म होने की वजह से क्या होता है, आपको मालूम है कि किसी भी चीज को अगर आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो क्या उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा कि नहीं? है ना, थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब उसका फैलाव होगा, है ना, ताप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से फैलाव होगा। तो जो ट्रॉपिकल वाटर्स होता है ना, इसमें भी फैलाव होता है ना। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा राइज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा कि जब थर्मल एक्सपेंशन हुआ ट्रॉपिकल वाटर्स का जब थर्मल एक्सपेंशन होगा, है ना, और पोलर वाटर्स जो है सो काफी ठंडा है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ का जो वाटर है ये थोड़ा सा एक्सपैंड किया, तो क्या ये वाटर यहाँ से पोल्स की तरफ दोनों डायरेक्शन में जाने का कोशिश करेगा कि नहीं? करेगा ना। सो इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द ओरिजिनेशन ऑफ ओशन करेंट्स, ठीक है। ट्रॉपिकल वाटर्स जो है जो कि इक्वेटर वाले रीजन में है, वो वहां से गर्म होने की वजह से एक्सपेंशन होगा, और वो टुवर्ड्स पोल्स जो है ना, मूव करेगा। देखो ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी में दो तीन स्टेटमेंट में बस लिख के निकल गया है, ठीक है। तो अगर क्लास के बाद हो सके तो वो बस 2 ही पेज है ओशन करंट्स का, आपके 11th वाले एनसीईआरटी में फिजिकल ज्योग्राफी में, उसको पढ़ जरूर लेना, है ना, ताकि आपको और चीजें हैं सब क्लियर हो जाए। खुद से पढ़ोगे तो शायद समझ में ना आए, बट यहाँ पे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा वो सब चीज, है ना। और चूंकि आपका एनसीईआरटी ही बेस बना के आपको पढ़ना है जीएस के हिसाब से, इस बार का भी जो पीटी का क्वेश्चन जो भी आया है ज्योग्राफी का, मोस्टली आप देखो, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन को हटा दो, है ना, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी का है। और उसका जो भी है जैसे कि वो देखो, अगर क्लाइमेटोलॉजी क्लास किए होगे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्यों है सो इक्वेटर पे जो है सो ट्रोपोस्फेयर का हाइट है सो ज्यादा होता है, कितना लोगों को याद है ना। वो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था बोर्ड पे लिख के। प्लस एक और क्वेश्चन था ज्योग्राफी, कोरियलिस फोर्स वाला, है ना, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे विंड का स्पीड के हिसाब से जो है कोरियलिस फोर्स इंक्रीज करता है, पोलर रीजन में क्यों सबसे मैक्सिमम होता है ना। तो ये सब चीज आपको एनसीईआरटी में जो है सो दिया हुआ है, बट आप उसको रेगुलर जो भी क्लासेस मेरे हुए हैं उसको भी आप बार बार रिकॉर्डिंग देख लो तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी ही है ऐसा चीज जो आपको एग्जाम में, पीटी में, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, वहां पे आपको सवाल सही करवाएगा। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए कोई ये नहीं है। फैक्चुअल्स में अब जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ कि नॉर्थ सी के अराउंड कौन से कंट्रीज हैं, तो वो तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, एटलस लेकर के बैठो और आइडेंटिफाई करो कि कौन से ओशंस हैं, कौन से सीज हैं, फिर उसके आसपास कौन सा कंट्री है। तो वो जब एटलस पे खुद ही वर्क करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा वो सब चीज, है ना। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि कोई प्लेस जो न्यूज में रहता
है ना, जैसे कि सपोज कि अभी रसिया यूक्रेन वॉर 2 साल 3 साल से चल रहा है, तो उसके अराउंड जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से स्टडी कर लो, है ना। अब सपोज कि अभी इसराइल और इधर पैलेस्टीन का इशू पिछले 1 साल से चल रहा है, तो इसके आसपास जो भी मेडिटेरियन के आसपास का रीजन है, रेड सी, देखो रेड सी पे सवाल इतना ज्यादा क्यों आया, 2 क्वेश्चन पूछा, क्योंकि रेड सी जो है इस बार हॉटस्पॉट था, क्यों, क्योंकि आप देखो जो भी जो शिपिंग जो एक्टिविटीज थी वो है सो रेड सी के थ्रू मेडिटेरियन में जो है सो उसको जो हैम्पर हुआ, है ना। ईरान से कई सारे रॉकेट्स फायर किए गए, है ना, ओमान से यमन से भी कई सारे रॉकेट्स फायर किए गए। दैट मीन्स कि रेड सी वाज इन द न्यूज थ्रू आउट द ईयर। इस वजह से 2 क्वेश्चन यूपीएससी इस बार पूछ लिया रेड सी के ऊपर में, है ना। तो इस तरीके से जब भी आप करंट अफेयर्स कुछ पढ़ते हो और कोई ऐसा कुछ इंटरनेशनल इश्यूज कुछ सामने आता है, तो उसके आसपास का ना ज्योग्राफी भी देख लो, वो आपके पीटी में जो है सवाल वहां से पूछ देगा यूपीएससी, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो है, क्योंकि इसका वॉल्यूम है सो राइज होगा, और यहां से जो है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो है सो टेंडेंसी रहेगा ओशन वाटर्स के, है ना, मूव करने का। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, एक बात बताओ कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो सिर्फ विंड्स पे लगता है या फिर कोई भी फ्लूइड्स जो कि अर्थ के सरफेस से मूव करेगा उस पे लगेगा? सब पे लगेगा, है ना। जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हवा का जो है डायरेक्शन सिर्फ उस पे लगता है, ऐसा नहीं, वो ओशन करेंट्स को भी है सो, है ना, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। ओशन करेंट्स का जो डायरेक्शन है वो जिस तरीके से विंड्स जो है अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करो तो बताओ किधर डिफ्लेक्शन होता है? राइट वर्ड्स डिफ्लेक्शन होता है ना। तो सेम वैसे ही ओशन करेंट्स जो है इसका भी डिफ्लेक्शन जो होगा सो कैसे होगा? राइट वर्ड्स, है ना। यानी कि जो सेकंड फैक्टर आप लिख सकते हो, है ना, थर्ड फैक्टर बेसिकली, है ना। पहला फैक्टर क्या था जो कि ओशन करेंट्स को कॉज करता है? विंड्स है, ठीक है, विंड्स हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है? थर्मल हीटिंग हो जाएगा, है ना, थर्मल हीटिंग, थर्मल हीटिंग ड्यू टू सन, है ना, ड्यू टू सन, है ना। इंसोलेशन, सूर्य तप जिसको बोलते हैं, इंसोलेशन, इंसोलेशन। और फिर इसी की वजह से टेम्परेचर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। जो कोरियोलिस फोर्स है इसके वजह से क्या होगा, है ना, देर इज ए डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स, देर इज ए डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ओशन करेंट्स, ठीक है, डिफ्लेक्शन होगा। इट डिफ्लेक्ट्स, इट डिफ्लेक्ट्स द ओशन करेंट्स, इट डिफ्लेक्ट द ओशन करेंट्स, ओशन करेंट्स, ठीक है। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करो, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इधर की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, है ना, टुवर्ड्स राइट, यानी कि दाहिने तरफ जो है सो डिफ्लेक्शन होगा, मुड़ जाएगा। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर है तो, साउदर्न हेमिस्फीयर है तो, साउदर्न हेमिस्फीयर है तो टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, बाएं ओर, है ना, बाएं ओर जो है सो ओशन करेंट्स का या फिर विंड्स का भी डिफ्लेक्शन सेम वैसा ही होता है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो टुवर्ड्स राइट होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर है तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ठीक है, ये हो गया। तीसरा, चौथा फैक्टर जो कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इन द ओरिजिनेशन ऑफ जेनेसिस ऑफ ओशन करेंट्स इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस पे है सो घूमता है ना। तो देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस पे है सो घूम रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ में, है ना। तो उसके वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा जो ओशन वाटर्स है, ओशन बॉडीज है, वो भी तो मूव कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ। तो इसके वजह से भी ओशन वाटर्स में एक जो है सो फोर्स जो है सो लगेगा, और कहीं ना कहीं ओशन करेंट्स का जो फॉर्मेशन है उसको भी जो है इसके वजह से एक रीजन जो है सो होगा अर्थ का जो है सो रोटेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछते हैं, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा है कि जो ओशन वाटर्स हैं और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, दोनों का जो रेट ऑफ हीटिंग होता है वो डिफरेंशियल होता है ना? ये तो हमने पढ़ा था। इसका वजह क्या है? सवाल ये है सवाल ये है ना? सवाल ये है कि सपोज कि ये एक ओशन है, ये एक ओशन है और इसके बगल में एक कॉन्टिनेंट है ना? ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है ना? ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है और ये महासागर है, ओशन है। और यहाँ पे सन जो है ना, अपना इंसोलेशन है सो भेज रहा है, ओशन के ऊपर भी भेजेगा और कॉन्टिनेंट के ऊपर भी भेजेगा, है ना? तो अगर आप एक एक कॉमन लैटिट्यूड, अगर आप एक अक्षांश की बात करते हो, तो आप ऐसा पाएंगे कि इस लैटिट्यूड पे जो कॉन्टिनेंट होगा वो ज्यादा गर्म होगा और जो ओशन है वो इससे थोड़ा सा ठंडा होगा। जो कि इस बार सवाल भी आया था, आइसोथर्म वाला सवाल यूपीएससी अभी पूछा परसों वाले पेपर में। आइसोथर्म का सवाल देखे थे कि आइसोथर्म जो है सो टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ बेंड कर जाता है, एक सवाल था, है ना? ये इसी कॉन्सेप्ट का सवाल था, डिफरेंशियल हीटिंग के ऊपर सवाल था। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि ओशन जो है जिसको सेम इंसोलेशन मिलेगा, कॉन्टिनेंट को भी सेम इंसोलेशन मिल रहा है, लेकिन कॉन्टिनेंट है सो ज्यादा वार्म हो जाता है और ओशन जो है सो उतना ज्यादा वार्म नहीं होता है या फिर धीरे धीरे गर्म होगा। इसका जो रेट है ये काफी स्लो होता है। इसके पीछे का वजह बताओ। बिल्कुल सिंपल सा रीजन है। वही तो वही तो ये तो फैक्ट है, लेकिन क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पानी लेट से क्यों गर्म हुआ जबकि हीट तो सेम मिल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? हाँ, सही बोल रहे हैं। देखो, हाँ मतलब सही बोल रहे हो। देखो होता क्या है कि ओशन जो है सो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? ओशन जो है सो ट्रांसपेरेंट है। तो क्या होगा कि सपोज कि ये ओशन का है, सो सरफेस पे सोलर हीटिंग आया है ना, इंसोलेशन आया, तो ये जो हीट रेज है ये बिल्कुल है ना टॉप लेयर के नीचे भी जो है पेनिट्रेट करता है ना? तो हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ज्यादा सरफेस में हो जाता है, ज्यादा एरिया में हो जाता है। इस वजह से ओशन का जो सरफेस है वो उतना जल्दी गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट की बात करो, कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट क्या है? ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है ना? एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो भी हीट आएगा सनरेज बिल्कुल सतह पे ही आएगा, सरफेस पे ही आएगा। इस वजह से इसका जो हीटिंग होगा वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, है ना? ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, आपको मालूम है कि ओशन वाटर्स जो है सो मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है ना? तो इस वजह से अगर सपोज कि यहाँ का ओशन वाटर गर्म हो गया, एक्सपैंड करेगा तो दूसरे जगह में चला जाएगा, है ना? तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि डिफरेंशियल हीटिंग होता है ओशंस का और कॉन्टिनेंट्स का, डिस्पाइट हैविंग द सेम इंसुलेशन ऑन द सेम लैटिट्यूड। समझ में आ गया? ठीक है। और इसी वजह से आपका आइसोथर्म्स में भी फर्क पड़ता है। देखो आइसोथर्म्स का कॉन्सेप्ट बताते हैं। आइसोथर्म्स क्या होता है ना? आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स का मतलब, देखो आइसो का वर्ड कहीं पे भी अगर दिखे ना, इन जनरल आइसो, तो आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम, है ना? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है। थर्म्स का मतलब क्या है? तो जाहिर सी बात है थर्मल, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, तापमान से रिलेटेड होगा, है ना? टेम्परेचर। उसी तरीके से देखो एक होता है आइसो बार जिसको बोलते हैं। आइसो बार क्या होगा? तो देखो आइसो मतलब कि सेम, सेम, है ना? सेम। और बार जो है सो किसका यूनिट होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, प्रेशर का बेसिकली, है ना? तो बार यानी कि सेम प्रेशर, सेम प्रेशर, सेम प्रेशर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइसोथर्म्स एंड आइसोबार्स। ठीक है। आइसोथर्म्स एंड आइसोबार्स जो है, तो ये समझ गया कि आइसोथर्म्स आर दोज पॉइंट्स which have the same temperature, which have the same temperature, whereas isobars are those points which have the same pressure, same pressure। तो देखो आइसोथर्म्स जो है ना, आइसोथर्म्स को देखो, है ना? आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स, अगर यहाँ पे अर्थ को हम लोग ड्रॉ करते हैं, अर्थ को ड्रॉ करते हैं, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना? और सपोज कि यहाँ पे जो है सोलर इंसोलेशन ऐसे पहुंच रहा है, सोलर इंसोलेशन ऐसे पहुंच रहा है।
तो आपको तो ये लग रहा हो कि हर एक लैटिट्यूड पे जो है सो सेम टेम्परेचर होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं पे ओशन होगा, है ना, कहीं पे कॉन्टिनेंट आ जाएगा, फिर कहीं पे ओशन आ जाएगा, फिर कहीं पे कॉन्टिनेंट आ जाएगा, है ना। ऐसा ही तो अर्थ पे है ना, प्रोफाइल। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा आइसोथर्म्स है जो कि लैटिट्यूड को फॉलो करना चाहिए आइडियली, वो फॉलो नहीं करता है आइसोथर्म्स में, है ना। कर्व आ जाता है, बेंड आ जाता है ना। वही सवाल यूपीएससी इस बार पूछा कि भाई बताओ कि बेंडिंग जो है सो नॉर्थ साउथ का जो उसने स्टेटमेंट दे दिया था, है ना, वो आपसे पूछा गया था। तो समझो कि कैसे होगा, है ना। सपोज दिस इज द ओशन एंड दिस इज द कॉन्टिनेंट। सवाल इतना बेहतरीन सवाल था ना कि अगर मतलब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वही वो सवाल को कर पाता है ना। जनवरी का महीना दे दिया, जनवरी का जनवरी का महीना दे दिया, ठीक है। एक बात बताओ, जनवरी में, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा होगा, है ना, यानी कि विंटर मंथ होगा, विंटर मंथ होगा, है ना, विंटर मंथ होगा, ठीक है। जाड़े का महीना है जनवरी, विंटर होगा। तो देखो अभी तक हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो ओशंस हैं या फिर जो कॉन्टिनेंट्स है, ये डिफरेंशियल हीटिंग होता है, उसी तरीके से डिफरेंशियल कूलिंग भी होता है ना। तो ठंडा सबसे पहले कौन होगा? कॉन्टिनेंट होगा। और लेट से ठंडा कौन होगा? ओशन होगा। सबसे पहले गर्म कौन होगा? कॉन्टिनेंट होगा। और सबसे लेट से गर्म कौन होगा? ओशन होगा, है ना। इस चीज को बैठा लो दिमाग में, हमेशा ये जो है इस पे सवाल आता ही आता है, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज हम लोग आइसोथर्म्स जो है, सपोज कि 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म्स हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म हमें ड्रॉ करना है जनवरी के महीने में, सपोज किसी एक लैटिट्यूड पे, सपोज कि जो है ये 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का हम लोग जो है, ऐसा ऐसा एवरेज लगता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए। तो 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोग फॉलो करेंगे कि कहाँ कहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर है, सो वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो सपोज कि ये ओशन है, दिस इज द ओशन, दिस इज द कॉन्टिनेंट। सपोज कि यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है, फिर यहाँ पे 10 डिग्री है, फिर 10 डिग्री है, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री। अगर इसके ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा, है ना। सपोज कि यहाँ पे ये 7 डिग्री का हो जाएगा, है ना, 7 डिग्री का पॉइंट हो गया, 7 डिग्री का, है ना, 7 डिग्री का। ये 10 डिग्री का है, 10 डिग्री सेल्सियस का है। लेकिन जैसे ही आप कॉन्टिनेंट में पहुंचोगे, तो क्या यहाँ का जो टेम्परेचर है ये 10 डिग्री होगा क्या? कम हो जाएगा उस लैटिट्यूड पे, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है, सॉरी, जो कॉन्टिनेंट जो है वो ओशंस के कंपैरिजन में ज्यादा ठंडा हो जाता है ना, ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो आप तो 10 डिग्री सेल्सियस को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही आप ओशन से कॉन्टिनेंट पे जाओगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि यहाँ का तो टेम्परेचर 8 डिग्री है। समझ में आ गया? तो 10 डिग्री कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा नीचे, टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो आपको 10 डिग्री यहाँ पे मिलेगा, 10 डिग्री ऐसे कुछ मिलेगा। तो जो हमारा आइसोथर्म हुआ, वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होते 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 टुवर्ड्स साउथ डिफ्लेक्ट कर गया कि नहीं? डिफ्लेक्ट किया कि नहीं? तो यही क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में था कि द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द साउथ ऑन द कॉन्टिनेंट, वेयर एज इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑन द ओशन। सही हो गया कि नहीं स्टेटमेंट, है ना। अगर आप इधर से ट्रेस करते, सपोज कि हमको 10 डिग्री सेल्सियस का जो आइसोथर्म है कॉन्टिनेंट से ट्रेस करना था, आप ऐसे आगे बढ़ोगे बढ़ोगे बढ़ोगे, अगर यहाँ पे पहुंचोगे तो ओशन जो है सो ज्यादा गर्म दिखेगा, ज्यादा गर्म दिख जाएगा। तो आपको 10 डिग्री के लिए थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज हाउ योर आइसोथर्म्स जो है ना, डेविएट करते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। समझ में आ गया? तो ये जो डिफरेंशियल हीटिंग है और जो इंसुलेशन है, ये हमारे ओशन करेंट्स को भी है सो रेगुलेट करता है। जैसे कि ट्रॉपिकल वाटर सो ज्यादा गर्म है, पोलर रीजन का वाटर है सो ज्यादा ठंडा है, इसके वजह से थर्मल एक्सपेंशन भी होगा और इधर का पानी उधर की तरफ मूव भी करेगा। समझ में आ गया? चलो वापस आते हैं अपने उस वाले फैक्टर्स पे। कोई डाउट है किसी को ऑनलाइन क्लास में तो कमेंट कर देना। हाँ हाँ। बून,
देखो मून और सन जो है बेसिकली ये ना टाइड्स के टाइडल फॉर्मेशन में ज्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन ओशन करेंट्स में एज सच सिग्निफिकेंट उसका जो है कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट अब चूंकि ग्रेविटी एक, देखो ग्रेविटी जो है ना, उसी पॉइंट पे हम नेक्स्ट आ रहे थे कि जो नेक्स्ट फैक्टर होता है दैट इज योर ग्रेविटी, है ना। मतलब एक एक तो पॉइंट ये लिख लो ग्रेविटी से सबसे पहले, सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर, ठीक है, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, सैलिनिटी एंड डेंसिटी। सैलिनिटी मतलब क्या होता है, लवणता, है ना, और डेंसिटी मतलब कि घनत्व, है ना। सैलिनिटी का मतलब जो है लवणता, सैलिनिटी। आपको मालूम है कि ओशन वाटर जो है सो बिल्कुल खारा पानी होता है ना। उसमें सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या, क्या कैसे डिफाइन करते हैं, एनीवन बताओ। ये तुम लोग पुराना दो क्लास किए नहीं हो इस वजह से, क्योंकि ये सब चीज ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दी है कि सैलिनिटी क्या होता है, कैसे वेरी करता है, कैसे है सो हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसका है सो वेरिएशन होता है। दो क्लास पुराना ओशनोग्राफी का देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन देख लेना, है ना। देखो सैलिनिटी मतलब होता है ना, सैलिनिटी का मतलब होता है कि हमारे ओशन में, है ना, देखो जो सैलिनिटी होता है, सैलिनिटी मतलब कि लवणता, है ना, लवणता, ठीक है। इसमें जो ओशन वाटर का सपोज कि हमने 1 केजी, है ना, 1 केजी ओशन वाटर हमने लिया, ठीक है, ओशन वाटर, समुद्र का पानी अगर आप 1 केजी लोगे, है ना, और उसमें से ये पता करोगे कि कितना ग्राम जो है उसमें सॉल्ट, यानी कि जो नमक है उसमें घुला हुआ, वो उसका सैलिनिटी कहलाएगा। समझ में आ गया, यानी कि 1 किलोग्राम पानी में कितना ग्राम नमक है, 1000 ग्राम जो अगर ओशन वाटर लोगे, उसमें से कितना ग्राम उसमें है सो सॉल्ट डिजोल्व है, अगर उसका रेशियो निकालोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर। समझ में आ गया। हाँ, रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉल्ट विच इज डिजोल्व इन 1 केजी ऑफ ओशन वाटर, है ना, 1 केजी ऑफ ओशन वाटर सपोज, ठीक है। इसका प्रभाव क्या होता है, तो देखो जिस भी ओशन वाटर में सैलिनिटी ज्यादा होगा, जिस भी ओशन वाटर में ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व होगा, क्या उसका डेंसिटी ज्यादा होगा कि नहीं, घन तो ज्यादा होगा कि नहीं, है ना। तो सैलिनिटी यानी कि मोर सैलिनिटी मीन्स मोर डेंसिटी, मोर सैलिनिटी मीन्स मीन्स मोर डेंसिटी, है ना। यानी कि अगर ओशन वाटर में जितना ज्यादा सैलिनिटी होगा, वो उसका उतना ज्यादा घनत्व होगा, उतना ज्यादा उसका डेंसिटी होगा, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। देखो तुम लोग वो क्लास बिल्कुल ऑनलाइन किए नहीं हो, जो है इस वजह से सबका जो है समझने में दिक्कत आ रहा तुम लोगों को, है ना। सपोज दिस इज द ओशन, ओशन है, ओशन में सैलिनिटी आता कहां से है ये सब बताओ, है ना, थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम बैच कितने बजे से ऑनलाइन क्लास हो, अरे हिंदी इंग्लिश अभी दोनों साथ में चल रहा है राकेश, है ना, सब कुछ तो समझा ही रहे हैं हिंदी में, अब कौन सा जो है दिक्कत आ रहा है तुमको समझने में, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ओशन वाटर्स है, समुद्र का जो पानी है, जो खारा पानी होता है, क्यों उसका है सो जो सॉल्ट इसमें क्या सब सोर्सेस क्या सब होते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट्स पे जो भी माउंटेन्स है, कॉन्टिनेंट्स पे जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी पर्वत हैं, जो भी पर्वत श्रृंखला है, आपको मालूम है कि कई सारे रिवर्स जो है ना, रिवर्स जो है सो ड्रेन करता है। जैसे कि अगर आप इंडिया की ही बात करो तो गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये सभी क्या करता है, हिमालयन रीजन से ओरिजिन करके और फिर इधर बे ऑफ बंगाल में आकर के है सो मिलता है। तो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स ये सभी रिवर्स क्या करेगा कि जो पहाड़ पे जो भी रॉक्स होते हैं, जो भी चट्टान होता है, उसका विदरिंग करता है, अपरदन करता है ना। उसकी वजह से उसमें जो भी सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको डिसॉल्व करके और ओशन में जाके है सो उसको, है ना, मिक्स कर देता है ना। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा, आपको मालूम है कि ओशंस के अंदर में सरफेस पे यहाँ पे कई सारे वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं, है ना, वॉल्केनोज भी होता है, जैसे कि मिड ओशनिक रीजन के पास में। तो वहां से भी ऐसे कई सारे जो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ के इंटीरियर्स में प्रेजेंट होते हैं, वो भी ओशंस में आके है सो डिजोल्व हो जाता है ना, वो भी डिजोल्व हो जाता है। तो ये सब फैक्टर की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ओशन वाटर है वो सलाइन होता है, खारा पानी हो जाता है ना, उसमें सैलिनिटी है सो बढ़ जाता है।
अब क्या होगा कि ओशन का जो वाटर है उसमें सैलिनिटी यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब कि एक समान नहीं है। किसी ओशन में कहीं पे सैलिनिटी है सो ज्यादा होता है ना। जैसे कि किस वजह से, देखो सैलिनिटी किस वजह से ज्यादा होगा। तो सपोज वॉल्केनिक इरेप्शंस नहीं, और भी फैक्टर्स, मेन जो फैक्टर्स होता है, सपोज कि ये एक ओशन का है सो फैलाव है ना, ओशन का फैलाव है। सपोज यहाँ पे आकर के है ना कुछ नदियां यहाँ पे मिल रही होंगी, फ्रेश वाटर। अगर यहाँ पे कुछ नदी आकर के मिलेगा तो इस वाले रीजन में है ना, नदी का पानी कैसा होता है, मीठा पानी होता है ना, फ्रेश वाटर होता है। तो क्या यहाँ पे जो है सो सैलिनिटी कम हो जाएगा कि नहीं। तो जहां पर भी नदी अगर किसी समुद्र में, किसी ओशन में आकर के मिलेगा, उसके मुहाने पे वहां का जो लवणता, वहां का जो सैलिनिटी होगा वो रेड्यूस हो जाता है। ये पॉइंट एक समझ में आ गया कि ओशन वाटर्स में जहां पे भी रिवर्स, कोई भी नदियां अगर आकर के मिलेगी वहां पे, देखो यहाँ पे आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर आप पहले तो बोले कि ओशन वाटर्स में रिवर्स जो है सॉल्ट लेकर के आता है, अब आप बोल रहे हो कि सर उसमें है सैलिनिटी रिड्यूस कर रहा है। तो देखो, सॉल्ट कैरी करेगा, उसका प्रभाव मिलियंस ऑफ ईयर्स के ऊपर में आता है ना। लेकिन जो इमीडिएट प्रभाव होता है वो उस रीजन का जहां पे बिल्कुल नदी अगर के मिल रहा होगा समुद्र में, ओशन में, महासागर में, वहां का सैलिनिटी कम कर देगा, क्योंकि खारे पानी में मीठा पानी आकर के मिल गया है ना। तो ये एक चीज हो गया। यही वजह है कि आपका जो बे ऑफ बंगाल का जो सैलिनिटी है वो कम होता है अरब सागर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अरब सागर में क्या भारत से कोई बहुत बड़ी नदियां हैं सो मिलती हैं? नहीं, बस नर्मदा है, तापी है, वो भी पेनिनसुलर रिवर्स है ना। लेकिन अगर आप बे ऑफ बंगाल देखो तो जितना भी रिवर्स है, अगर आप ऊपर से देखो, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, फिर आप देखो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इंद्रावती, जो भी रिवर्स है, ये सभी के सभी कहाँ पे मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इस वजह से बे ऑफ बंगाल का जो सैलिनिटी होता है, जो उसका जो लवणता है, ये कम है उसके अरेबियन सी के कंपैरिजन में। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा देखो, अगर कोई ऐसा रीजन हो ओशन का जहां पे बारिश हो जाए, है ना, खूब सारा बारिश हो जाए, खूब सारा बारिश हो जाए, तो क्या वहां का सैलिनिटी कम होगा कि नहीं? है ना। बारिश क्या है? बारिश तो बिल्कुल मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है। तो सबसे ज्यादा बारिश जो है सो ओशंस में कहां पर होता है? इक्वेटोरियल रीजन्स में, है ना। इक्वेटोरियल रीजन्स में हमने आपको बताया भी था कि हर दिन दोपहर में है सो बारिश होता है वहां पे। तो जहां पर भी रेनफॉल होगा ओशन में, वहां पे सैलिनिटी है सो रेड्यूस हो जाएगा, सैलिनिटी है सो रेड्यूस हो जाएगा, सैलिनिटी है सो घट जाएगा, है ना। ये सब दो क्लास में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुके हैं, है ना, फिर भी थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं, कि जहां पे बारिश होगा वहां पे सैलिनिटी रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा एक पॉइंट देखो, कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो, है ना, जहां पे ऊपर में बादल भी ना हो, है ना, जैसे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का रीजन समझो। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होता है कि वहां पे हवा जो है सो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, वहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और वहां पे रेनफॉल भी नहीं होता है। तो क्या वैसे रीजन में है सो इवोपरेशन जो है, वाष्पीकरण है सो ज्यादा होगा कि नहीं? वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो वाष्पीकरण जब ज्यादा होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा, तो पानी तो उड़ गया लेकिन सॉल्ट तो वहीं पे जमा हो जाएगा। तो क्या उसका सैलिनिटी बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ओशंस का जो सैलिनिटी का जो प्रोफाइल है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग पाया जाएगा, है ना। अगर ये सब फैक्टर्स काम नहीं कर रहे होते तो आप ये कह सकते थे कि पूरा का पूरा जो महासागर है उसकी जो लवणता है, उसका जो सैलिनिटी है वो सेम रहता। लेकिन चूंकि ये सब फैक्टर्स जो है सो काम करते रहता है, कहीं पे जो है इवोपरेशन है सो ज्यादा होगा, कहीं पे रेनफॉल ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे नदी आकर के मिल जाएगा। तो इस वजह से पूरा का पूरा सैलिनिटी का जो प्रोफाइल है वो वेरी करते रहता है। ठीक है। अब देखो, सैलिनिटी की वजह से ओशन करेंट्स कैसे है सो, है ना, उसका जो है सो फॉर्मेशन कैसे होगा। तो एक बात बताओ, जहां पे ओशन वाटर्स का सैलिनिटी, है ना, अगर ज्यादा होता है, सैलिनिटी अगर ज्यादा होता है, तो आप ये कह सकते हो कि उसका जो डेंसिटी होगा वो भी ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगा, है ना, डेंसिटी ज्यादा होगा। तो जो डेंसिटी जहां पे भी ओशन वाटर्स का ज्यादा होगा, जहां पर भी ओशन वाटर्स का डेंसिटी ज्यादा होगा, आप ये कह सकते हो कि वो नीचे की तरफ बैठना चाहेगा, है ना। जो भी चीज भारी होता है वो तो डूबना चाहेगा नीचे में, है ना। तो इसके वजह से जहां पे ओशन वाटर्स का डेंसिटी बढ़ गया ना, वो नीचे की तरफ सिंक करना चाहेगा, नीचे की तरफ सिंक करना चाहेगा, है ना।
देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, अगर आप नोट्स में अगर कोई डायग्राम बनाना चाहो तो लिखो कि ड्यू टू द मोर डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर्स, ड्यू टू द मोर डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर्स, है ना, सिंक, ड्यू टू द मोर डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर्स, है ना, इट सिंक्स, है ना, इट सिंक्स, ड्यू टू विच surface waters, due to which surface waters, due to which surface waters flow flow to that region, to that region, to replenish the water, to replenish replenish, replenish that water, है ना। ये मैंने क्या आपको लिखवाया, तो देखो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा था, है ना, समझो डेंसिटी ज्यादा था तो पानी है सो नीचे की तरफ सिंक करेगा, तो क्या यहाँ पे है सो एक काइंड ऑफ पानी यहाँ से डिस्प्लेस हुआ कि नहीं, तो इसको भरने के लिए क्या सरफेस वाटर है सो, है ना, फ्लो करेगा कि नहीं, तो क्या ये ओशन करेंट्स को फॉर्मेशन किया कि नहीं, समझ में आ गया। तो इसी वजह से मैंने आपको लिखवाया था एक पॉइंट कि डेंसिटी और सैलिनिटी जो है ना, डेंसिटी और सैलिनिटी जो है, इट ऑल्सो कॉजेज, है ना, ओशन करेंट्स, समझ में आ गया, ठीक है ना। जहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, पानी सिंक करेगा और फिर उसके सतह पे एक ओशन करेंट्स उसको आगे फिल करेगा। तो डेंसिटी है सो कहां पे ज्यादा होता है, अब ये सवाल है, जहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगा, है ना, तो वहां पे सिंक करेगा, है ना, सिंक करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी भी है सो एक कॉज होता है जो कि ओशन करेंट्स को है सो फॉर्म करेगा। तो ग्रेविटी और डेंसिटी है सो आपस में इंटर रिलेटेड है। जो ज्यादा डेंसिटी जहां पे होगा उस पर ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा लगेगा, उसको है सो नीचे की तरफ दबाने का कोशिश करेगा, नीचे की तरफ जो है सो सिंकिंग उसका ज्यादा होगा, और उसकी वजह से सतह पे भी है सो आपको ओशन करेंट्स का है सो फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये सभी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके ओशन करेंट्स को है सो, है ना, कॉज करता है, ठीक है। चलो एक बार इसको रीड आउट कर देते हैं। Ocean currents are the continuous, predictable, directional movement of seawater driven by gravity, wind, Coriolis effect, and water density. Ocean water moves in two directions, horizontally and vertically. Horizontal मतलब कि सतह पे मूव करेगा, वर्टिकली मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, है ना। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स आर रेफर्ड टू एज करेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा ओशन वाटर का सतह पे, है ना, उसको हम लोग करेंट्स बोलते हैं, करेंट्स बोलते हैं। while the vertical changes are called upwelling और downwelling, है ना। अपवेलिंग्स और डाउनवेलिंग्स मतलब क्या, अपवेलिंग्स का मतलब होता है कि नीचे से समुद्र का पानी ऊपर की तरफ राइज करे, है ना, और डाउनवेलिंग का मतलब क्या होता है कि ऊपर का पानी नीचे की तरफ जाए, है ना। This abiotic system is responsible for the transfer of heat, variations in biodiversity and Earth's climate systems। ये तो खैर है ही एक पॉइंट जिसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। डाउनवेलिंग और अपवेलिंग समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ ओशन करेंट्स, प्रीवेलिंग विंड्स, क्या हमने इसको डिस्कस किया आपके सामने, है ना। प्रीवेलिंग विंड्स का जो डायरेक्शन होगा, जैसे कि प्रीवेलिंग विंड्स मतलब कि क्या, जैसे कि अगर आप देखो तो जो परमानेंट विंड्स हैं, है ना, आप इसको नोट कर लो, है ना। परमानेंट विंड्स जैसे कि व्हाट आर द परमानेंट विंड्स, जो अस्थायी पवने हैं पृथ्वी पर, कौन से हैं, ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवने, है ना। तो पहला तो होगा ट्रेड विंड्स है, दूसरा वेस्टर्लीज है ना, व्यापारिक पवने जिसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज है ना, पछुआ पवने, वेस्टर्लीज, ठीक है। और फिर पोलर स्टर्लीज, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये जो विंड्स का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में तो ओशन करेंट्स का फॉर्मेशन होगा ही होगा, समझ में आ गया। प्लस प्लस कुछ रीजनल विंड्स भी होगा, रीजनल या फिर लोकल विंड्स, है ना। तो इनको भी है सो फॉलो करेगा ओशन करेंट्स, है ना। जैसे कि मॉनसून विंड्स, अगर आप देखो जो इंडियन ओशन है ना, उसमें हम लोग जब मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में,
तो वहां पे आपको मैंने हालांकि पहले भी बताया है कि मानसून के वजह से देर इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स डायरेक्शन, है ना। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है सो मानसून का है सो चेंज होते रहता है। इस वजह से ओशन करंट्स का जो डायरेक्शन है आपके इंडियन ओशन में, वो भी मानसून के हिसाब से बदल जाएगा। समझ में आ गया? तो आप ये पॉइंट समझ गए कि प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से कैसे ओशन करंट्स का है सो फॉर्मेशन भी होगा और उसका दिशा, उसका डायरेक्शन भी है सो निर्धारित होगा। समझ में आ गया? दूसरा है सोलर हीटिंग। दूसरा पॉइंट को आप लिख सकते हो कि सोलर हीटिंग कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ ओशन वाटर्स। सोलर हीटिंग कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ ओशन वाटर, therefore a gradient is created, है ना। therefore a gradient is created from tropical to polar regions and a flow of ocean water is created। हाँ, अरे जो पॉइंट बोले उसको खुद से भी तो लिखो ना फॉर्म करके। ड्यू टू द सोलर हीटिंग एक्सपेंशन ऑफ ओशन वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, ये लिख लिए। ड्यू टू सोलर हीटिंग द एक्सपेंशन ऑफ ओशन वाटर टेक्स प्लेस। ड्यू टू दिस एक्सपेंशन ए ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। एक ढाल का है सो निर्माण होगा। ग्रेडियंट मतलब कि ढाल। ड्यू टू दिस एक्सपेंशन ए ग्रेडियंट इज क्रिएटेड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। Therefore, ocean waters have a tendency to flow from equatorial regions towards the polar regions। लिख लिए? समझ में आ गया? तीसरा है salinity and density gradient, है ना। तो इसको भी आप लिख सकते हो तो लिखवा दिए ना। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, या फिर इसको आप लिख लो कि ड्यू टू मोर सैलिनिटी द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर इज हाई एंड इट कॉजेज द सिंकिंग ऑफ ओशन वाटर्स, देयरफॉर ओशन करेंट्स आर आल्सो जनरेटेड। ये हो गया। रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, है ना, ये भी एक फैक्टर है। तो इसमें लिखो कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and the water bodies are also rotated alongside, causing the movement of ocean waters। earth rotates on its axis from west to east including the water bodies। water bodies मतलब कि oceans, seas, है ना, ये सभी भी रोटेट करेगा अर्थ के साथ साथ। therefore therefore the ocean waters also move due to the rotation of the earth। Coriolis force, next point, Coriolis force causes deflection in the direction of ocean currents। Coriolis force causes deflection in the direction of ocean currents, यानी कि महासागरीय धाराओं की दिशा में जो है परिवर्तन करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा Coriolis बल। ठीक है। It causes deflection towards the right in the northern hemisphere and deflection towards the left in the southern hemisphere। ये पॉइंट हो गया। कोस्टल टोपोग्राफी। कोस्टल टोपोग्राफी बेसिकली क्या है? कोस्टल टोपोग्राफी, कोस्टल टोपोग्राफी जो है इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करेंट्स, है ना। इसको समझो कि क्या है, व्हाट इज कोस्टल टोपोग्राफी। जैसे कि चलो एक डायग्राम है, यहाँ पे हम लोग उसको उसके मदद से समझते हैं, है ना। वो जो डायग्राम है इस पे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे ओशन करेंट्स का जो है नाम और ये सब भी मैंने उसमें ऐड किया है। ये आप देखो। इस डायग्राम को समझो, इसको देखो। यहाँ पे जो आपको जो ये जो रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, ये सभी ओशन करेंट्स है। ठीक है। जो रेड ओशन करंट, जो रेड लाइन है, ये वार्म ओशन करंट है। ठीक है, समझ में आ गया। जो रेड है ये वार्म ओशन करंट है और जो ब्लू है ये आपको कोल्ड ओशन करंट्स है। तो जो जाहिर सा बात है कि वार्म ओशन करंट्स है तो उसका ओरिजिन है सो कौन से रीजन में होगा? तो ट्रॉपिकल रीजन में होगा।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा, है ना, जाहिर सा बात है, लॉजिकल है। और जो कोल्ड ओशन करेंट्स होगा उसका पोलर रीजन्स में है, सो ओरिजिन होगा पोलर रीजन्स में। यहां तक क्लियर है? एक पॉइंट और समझो, एक चीज और समझो, है ना, यहाँ पे जो देखो, है ना, इस चीज को समझो कि अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सपोज कि ये हमारा ओशन है और इसमें पानी है सो भरा हुआ है, ठीक है, ओशन में वाटर है सो पूरा भरा पड़ा है ना, ठीक है, पानी से पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, पानी इसमें है। अगर इसके सरफेस पे कोई भी विंड्स नहीं होता, सपोज सरफेस पे कोई भी विंड्स नहीं होता, है ना, ट्रेड विंड नहीं होता, वेस्टर्लीज नहीं होता, है ना, ईस्टर्लीज नहीं होता, है ना, सोलर हीटिंग तो खैर है ही, तो क्या आपको लगता है कि सोलर ये जो ओशन करंट्स है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली है सो फॉर्मेशन होता? नहीं होता, है ना। जो भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन सा है? विंड्स है ना, बाकी सब फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? विंड्स का होता है। तो अब क्या होगा कि सपोज कि ये विंड्स यहाँ पे है सो फ्लो करना स्टार्ट किया, है ना, विंड्स यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट की, है ना, तो आप ये कह सकते हो कि ओशन करेंट्स जो है सो ऐसे, है ना, फॉर्मेशन होगा सरफेस पे। देखो ओशन का जो डेप्थ होता है ऑन एन एवरेज देखो तो जो है 5 किलोमीटर, है ना, 5,000 मीटर डेप्थ होता है ना, लेकिन जो सतह का जो ओशन करेंट्स होता है वो 300 से 400 मीटर के बीच में ही कन्फाइंड रहता है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ओशन वाटर को ही मूव करा दिए, ऐसा नहीं। सरफेस पे ओशन करंट्स दो तरह के होते हैं, एक सरफेस पे होता है और एक नीचे की तरफ होता है ना। तो ये सरफेस करंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, ओशन करंट्स। ये कितना कितना मीटर तक होता है बेसिकली? एनसीईआरटी में 400 मीटर डेटा दिया है, तो आप वही डेटा को पकड़ के चलो। 400 मीटर, किलोमीटर नहीं, 400 मीटर, ठीक है। तो सरफेस पे है सो ओशन करंट्स का फॉर्मेशन हुआ, है ना। सपोज कि ये डायरेक्शन है ईस्ट है, पूरब है, इधर पश्चिम है, तो क्या सरफेस पे ओशन करंट्स का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं? टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो एक बात बताओ कि दो रीजन को समझो, रीजन ए और रीजन बी। रीजन बी, रीजन ए है, रीजन बी है। क्या पानी जो है सो ए से बी की तरफ मूव कर गया कि नहीं? डिस्प्लेस किया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे है सो कम पानी होगा, यहाँ पे ज्यादा पानी हो जाएगा, एक्सेस वाटर हो जाएगा, है ना। तो क्या जहां पे एक्सेस वाटर होगा, आप ये कहो कि क्या यहाँ पे जो है ओशन वाटर्स का डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। जब डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या ये पानी नीचे की तरफ सिंक करेगा कि नहीं? करेगा। और ये जो रीजन है जहां से पानी डिस्प्लेस हुआ ड्यू टू द विंड, यहाँ पे पानी कम हो जाएगा, तो इसको भरने के लिए क्या नीचे से पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा कि नहीं? राइज करेगा कि नहीं? तो ये जो साइकिल है ना, ये आपस में कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? ओशन करेंट्स का पूरा चक्कर समझ में आया कि नहीं, कि कैसे सरफेस पे ओशन करेंट्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, उसका है सो डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? डाउन वेलिंग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाउन वेलिंग। डाउन वेलिंग, डाउन मतलब कि नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अप वेलिंग, अप वेलिंग, अप वेलिंग, अप वेलिंग, अप वेलिंग। अप वेलिंग मतलब कि नीचे का पानी सतह पे आना, सतह पर आना, ठीक है। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक बात बताओ, जो नीचे का जो पानी होगा, जो अप वेलिंग में नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, उसका टेम्परेचर है सो ज्यादा होगा कि कम होगा? नीचे से आ रहा है ना, कम होगा ना। नीचे का पानी कितना ठंडा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगर आप ओशन वाटर्स का टेम्परेचर प्रोफाइल देखोगे, जो कि मैंने आपको बताया है ना, अगर आप ओशन वाटर्स का टेम्परेचर देखोगे, है ना, टेम्परेचर, है ना, तो सतह पे ज्यादा होगा फिर नीचे ड्रॉप करेगा। एक जो है सो थर्मोहाइलाइन का जो है एक लाइन आएगा वहां पे, सॉरी थर्मोहाइलाइन नहीं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर है सो एकदम से सडन ड्रॉप करेगा और फिर नीचे
जो है 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है सो टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये टेम्परेचर का ग्राफ है, ये सरफेस है, ये सरफेस सतह है, और ये है सो डेप्थ है। सरफेस पे सपोज कि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, है ना। आप जैसे जैसे डेप्थ पे जाओगे टेम्परेचर है सो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और सपोज कि ये 0 डिग्री सेल्सियस का मार्क है, तो नीचे डेप्थ पे है सो बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे है सो ओशन का जो है सो वाटर वहां पे टेम्परेचर रहता है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि ओशन डेप्थ में पानी बहुत ठंडा है ना। तो जो अपवेलिंग जोन होगा, अपवेलिंग जोन होगा, है ना, इसके बारे में आप लिख सकते हो, है ना। अपवेलिंग जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवेलिंग जोन्स में क्या होगा, अपवेलिंग जोन्स में आप लिखो सबसे पहले कोल्ड ओशन वाटर होगा। समझ में आया कि नहीं? कोल्ड ओशन वाटर, अपवेलिंग जोन जो होगा वहां पे कोल्ड ओशन वाटर होगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है बिल्कुल डीप से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठंडा पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ गया। दूसरा, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, पृथ्वी पर किसी भी जीवन को फ्लोरिश करने के लिए कहीं पे भी किन सब चीजों का रिक्वायरमेंट होता है? पृथ्वी पर लाइफ को फ्लोरिश करने के लिए किन सब चीजों का रिक्वायरमेंट होता है? अरे बताओ ना, खाना पीना, सनलाइट, यही तो चाहिए ना। अगर ये सनलाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएगा। तो एक बात बताओ, अपवेलिंग जोन जो है, ये जो सरफेस पे है, क्या यहाँ पे जो है सोलर लाइट सबसे ज्यादा है कि नहीं? सरफेस पे, सरफेस पे सोलर लाइट है। नीचे से पानी जो है सो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, तो क्या ओशन में जो भी न्यूट्रिशन है क्या उसको सतह पे लाएगा कि नहीं? तो क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी ज्यादा होगी, होगा कि नहीं जी? न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होगा, सनलाइट भी ज्यादा है। आपको मालूम है कि ओशन वाटर्स में जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसोल्यूशन होता है। ओशन के वाटर्स में कार्बन डाइऑक्साइड का भी है सो, है ना, डिसोल्यूशन होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ओशन वाटर्स में घुला होता है। तो आपको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या सब चीज का रिक्वायरमेंट होता है? सनलाइट, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर ये सब चीज अवेलेबल हो गया तो क्या वहां पे है सो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं? तो क्या इस वाले रीजन में आप कह सकते हो कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, जो कि ओशंस में होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली एल्गी कैटेगरी का जो है फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली, क्या यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स फ्लोरिश करेगा कि नहीं जी? है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना। फाइटोप्लैंक्टन्स आर बेसिकली जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना, एल्गी ये सब उसमें आ जाता है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स का संख्या ज्यादा होगा, है ना, ये छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना, दीज आर द फाइटोप्लैंक्टन्स। इसको खाने के लिए छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स जो है ना, या फिर सोचो कि स्मॉल फिश जो है, ये यहाँ पे आएगा कि नहीं? फिर स्मॉल फिश को खाने के लिए बिग फिश आएगा कि नहीं? बिग फिश। तो आप कह सकते हो कि जहां पे भी अपवेलिंग जोन होगा वहां पे फिशिंग इंडस्ट्री फ्लोरिश कर जाएगा। समझ में आ गया? तो कैसे देखो कि ओशन करेंट्स के मूवमेंट के वजह से आपका इकोनॉमी, फिशिंग, कोस्टल इकोनॉमी कैसे रेगुलेट होता है। समझ में आ गया? तो जहां पर भी आपको अपवेलिंग जोन होगा ना, वहां पे आपको फिशिंग का जो है जो संख्या है, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ फिशिंग जो है, मत्स्य पालन जो है बेसिकली, ये सब ज्यादा होगा वहां पे। ठीक है। दूसरा एक और रीजन होता है, जहां पे कोल्ड ओशन करेंट्स और वार्म ओशन करंट्स मीट करते हैं ना, वहां पे भी फिशिंग जोन है सो बनता है। जहां पर भी कोल्ड ओशन करेंट्स और वार्म ओशन करेंट्स मीट करे, वहां पर भी ज्यादा फिशिंग होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? टेम्परेचर नॉर्मल। ठीक है, देखो होता क्या है कि जिस भी पानी में, समुद्र के पानी में जहां पे जितना ज्यादा मिक्सिंग होगा ना, जहां पे जितना ज्यादा मिक्सिंग होगा, वहां पे आपको ऑक्सीजन का संख्या पानी में ज्यादा होता है। ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन। तो आपको मालूम है कि जो भी मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फिश है, स्मॉल, बिग, या फिर स्ट्रिम्स हैं, क्रैब्स हैं, जो भी है, क्या उनको ऑक्सीजन तो चाहिए सर्वाइवल करने के लिए? तो देखो, यहाँ पे नीचे का पानी ऊपर की तरफ आ रहा है सतह पे, तो क्या यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन भी ज्यादा है, प्लस
फाइटोप्लैंक्टन जो है सो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा ओशन वाटर्स में, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे ज्यादा है, डिजोल्व ऑक्सीजन, इस वजह से ज्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फिश का रहेगा। दूसरा रीजन होता है जहां पे कोल्ड ओशन करेंट्स और वार्म ओशन करेंट्स मीट कर जाए। तो आप वो क्लास याद करो जब हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ रहे थे, जहाँ पे वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास मिक्स कर रहा था, तो क्या वहां पे मिक्सिंग की वजह से फ्रॉन्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा था? सेम वैसा ही ओशन में भी होगा कि जहां पे वार्म ओशन करेंट्स मीट करेगा और कोल्ड ओशन करेंट्स मीट करेगा, तो कोल्ड वहां पे थोड़ा सा सिंक करने लगेगा, वार्म उसके ऊपर है सो चढ़ाई करेगा, इसके वजह से इंटरमिक्सिंग होगा वहां पे वाटर्स का, और इसके वजह से वहां पे ऑक्सीजन का जो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा डिजोल्व होने लगता है। तो जहां पे भी वाटर्स में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, वहां पे आपको फिश का है सो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्रॉपर वहां पे है सो मिक्सिंग होगा, और वो भी एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से ज्यादा फिशेस वहां पे अवेलेबल रहेंगे। तो अगर कभी आपके एग्जाम में सवाल पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स है ना आर वेल नोन फॉर हायर फिशिंग एक्टिविटीज, तो वहां पे या तो दो ही ऑप्शन आपको सही दिखेगा, या तो कोल्ड अपवेलिंग जोन्स, या फिर जहां पे कोल्ड ओशन करेंट्स एंड वार्म ओशन करेंट्स मीट। समझ में आ गया? है ना, ये पॉइंट याद रखना, आप एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है ना, कि फिशिंग जो जोन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे डेवलप होते हैं, तो या तो वो अपवेलिंग जोन हो, या फिर ऐसा जोन जहां पे वार्म और ओशन करेंट्स मीट करे। समझ में आ गया? ठीक है। देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे जो एग्जाम में है ना, कई बार आपसे ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वार्म ओशन करंट, ठीक है, और वहां पे नाम दे देगा, तीन नाम रहेगा जो कि कोल्ड ओशन करंट का रहेगा और एक वार्म ओशन करंट का नाम रहेगा। तो इसका जो है आपके एनसीईआरटी में भी नाम दिया गया है ना, बाकी यहाँ पे भी है नाम, आप इसको नोट कर सकते हो कि कौन सा करंट है सो वार्म ओशन करंट है, कौन सा करंट है सो कोल्ड ओशन करंट है, इसको समझते हैं, है ना, इसको समझो। देखो, है ना, ये एक लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा दूसरे कलर से नहीं, येलो से करते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ये जो दो मैंने लैटिट्यूड ड्रॉ किया, बेसिकली ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। आप एक बात बताओ कि जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें विंड्स का जो डायरेक्शन होता है, जो विंड्स होते हैं, है ना, वो कौन सा होता है? ट्रेड विंड्स, ठीक है। ये बाकी कलर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? ये नहीं आता है इसमें? अच्छा, उस पे आएगा, ब्लैंक पेज पे आएगा ज्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जो ट्रेड विंड्स का बेल्ट है कि नहीं है, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, हम ये इसलिए रेड से नहीं करना चाह रहे थे ना कि वो फिर मिक्स हो जाएगा, ब्लू से करते हैं। ट्रेड विंड्स जो है सो ईस्ट से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन होगा, ट्रेड विंड्स का, व्यापारिक पवने का। तो देखो, जो भी इक्वेटर के पास का जो ओशन करेंट्स है, क्या ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है कि नहीं है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि इक्वेटर से नॉर्थ में है, ये नीचे का करंट इक्वेटर से साउथ में, इसका डायरेक्शन क्या ईस्ट से वेस्ट की तरफ है कि नहीं? ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन वही है। समझ में आ गया? है ना, क्लियर हुआ कि कैसे विंड्स की वजह से ओशन करंट्स का डायरेक्शन जो है सो निर्धारित होता है। अब देखो, अब जो है ये जो ओशन वाटर्स इक्वेटर के पास में से इक्वेटर के पास जो फ्लो कर रहा है, जाहिर सा बात है कि वो गर्म होगा, वार्म ओशन करंट होगा, वार्म होगा। अब ये सपोज कि ऐसे मूव करते करते आगे पहुंचा यहाँ पे, है ना, अब देखो यहाँ पे गल्फ जो है सेंट्रल अमेरिका के पास में पहुंचेगा, किधर गया, ठीक है, यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, ये आ गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ठीक है। इधर नीचे देखो ब्राजील का कोस्ट आ जाएगा, ब्राजील का कोस्ट आ जाएगा। तो जो एक पॉइंट हमने देखा था कोस्टल टोपोग्राफी, है ना, एक पीछे वाले स्लाइड में देखे थे ना कि कोस्टल टोपोग्राफी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन करेंट्स,
तो कोस्टल टोपोग्राफी का मतलब है कि जो कोस्ट का डायरेक्शन होगा उधर ही ओशन करंट्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ओशन करंट्स आएगा और इस कॉन्टिनेंट को मूव कर दे कि चलो भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा तो होगा नहीं। ओशन वाटर्स उसको फ्लो करके है, तो वैसे मूव कर लेगा। तो ये भी एक रीजन है कि कोस्टल टोपोग्राफी ऑल्सो डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट। समझ में आ गया? तो देखो, अब ये जो रीजन है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल, एन मतलब कि नॉर्थ, एस मतलब कि साउथ, इक्वेटोरियल करंट मतलब कि इक्वेटर के पास का करंट है, तो जाहिर सा बात है कि वार्म करंट होगा जी, है ना। अब ये कोस्टल टोपोग्राफी की वजह से जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका जो नाम चेंज हो जाता है, इसको किस नाम से हम लोग जानेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज द गल्फ स्ट्रीम। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द गल्फ स्ट्रीम? क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में से ऐसा लगता है कि यहां से निकल करके ये जल ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया? देयरफॉर इट इज नेम्ड एज गल्फ स्ट्रीम। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि गल्फ स्ट्रीम जो है सो कोल्ड करंट है कि वार्म करंट है, क्या आंसर करोगे? वार्म करंट है। क्यों वार्म करंट है? क्योंकि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही हिस्सा है। अब क्योंकि यहां से तो हवा तो कंटिन्यूअस ब्लो कर रहा है, यहाँ का पानी को आगे की तरफ धक्का दे रहा है, तो ये जो करंट है ये आगे की तरफ मूव करता रहेगा। समझ में आ गया? अब जब ये गल्फ स्ट्रीम जब आगे मूव करेगा तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये भी लिख लो, है ना, वार्म ओशन करंट्स है, ये भी वार्म ओशन करंट्स है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये सवाल परसों वाले पेपर में था। वो जो लैटिट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, वो और ये दोनों को एक ही सवाल में अलग अलग स्टेटमेंट में ऐड कर दिया। यूपीएससी कितना चतुराई किया इस वाले सवाल में, देखो वो क्या बोलता है कि कोल्ड ओशन करेंट्स एंड गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कॉजेज नॉर्थ अटलांटिक ओशन वाटर्स कोल्डर। देखो समझो स्टेटमेंट क्या था सवाल में? कोल्ड ओशन करेंट्स कॉमा गल्फ स्ट्रीम कॉमा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कॉजेज द ओशन वाटर्स ऑफ अटलांटिक ओशन कोल्डर। एक बात बताओ, जब वो लिखता है कोल्ड ओशन करेंट फिर लिखता है गल्फ स्ट्रीम, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है कि नहीं? कि भाई जब गल्फ स्ट्रीम लिख दिए तो कोल्ड करंट कैसे तुम बोल रहे हो? जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट लिख दिए तो फिर कोल्ड करंट क्यों बोल रहे हो? तो हाँ, कंफ्यूज। तो यही बात है कि जब तक आपको करंट का प्रॉपर्टीज नहीं याद रहेगा, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दोनों कैसा करंट है? वार्म करंट है। और इसके वजह से जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन होता है सो वार्म होता है, ठंडा नहीं होता है, वार्म होता है। अरे भाई जब इक्वेटर का पानी ट्रेवल करते करते ऊपर पहुंचेगा तो गर्मी ही तो लेकर के आएगा ना। लॉजिक का बात है। तो इस तरीके से यूपीएससी जो है ना आपके ऑप्शन में फंसा देगा, है ना। इसीलिए ओशन करेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीटी के लिए और मेंस के लिए भी। मेंस से कई बार सवाल पूछेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ ओशन करेंट्स, या फिर हाउ डज ओशन करंट डिसाइड द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, ऐसे पूछ देगा, है ना। या फिर हाउ डज ओशन करंट्स इंपैक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन, किसी भी क्षेत्र का जलवायु को कैसे निर्धारित करेगा ओशन करंट्स, है ना। ये सब आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल देख लेते हैं कि ओशन करंट्स, मेन ओशन करंट्स कहाँ पे कैसे फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताते हैं, सब समझ में आ जाएगा। देखो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ना, यहाँ पे पहुंचा और ऊपर में नॉर्वे के पास में पहुंचता है ना, नॉर्वे के पास में पहुंचता है। देखो ये जो दो करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और जो गल्फ स्ट्रीम, बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इट कीप्स द नॉर्थ अटलांटिक वार्मर। आप लिख लो अपने नोट्स में, द गल्फ स्ट्रीम एंड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट causes warmer ocean waters in North Atlantic, causes warmer ocean waters in North Atlantic, because Gulf Stream and North Atlantic drift, these are warm ocean currents. These are known as blanket of Europe. यूरोप का कंबल इसको कहते हैं। These are known as blanket of Europe.
ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैंकेट ऑफ यूरोप? क्योंकि गर्म है। जब यूरोप में ठंडा पड़ेगा तो कोस्टल रीजन्स में ये गर्म पानी जो है सो आपको थोड़ा सा गर्मी राहत दिलाता है। इसी वजह से जो लंदन है बेसिकली यहाँ पे, है ना, यूके का पार्ट, ब्रिटेन का पार्ट ये, और अगर आप जो इंटीरियर्स ऑफ द यूरोप जाओगे, अगर यूरोप के बिल्कुल इंटीरियर में जाओगे, वहां का तापमान में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है। अगर ठंडा में जाओगे, अगर आप यूरोप घूमने, तो सब जगह बर्फबारी हो रहा होगा, है ना, बर्फ बर्फ गिरेगा। बट यहाँ पे शायद आपको स्नोफॉल ना हो। ये जो एटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, ये इसके कोस्टल रीजन्स को है सो वार्म करके रखता है। देयरफॉर जो वेस्टर्न यूरोप है, इट इज वार्मर एज कंपेयर टू योर इंटीरियर्स ऑफ द यूरोप। समझ में आ गया? तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे ओशन करंट्स है सो किसी रीजन का क्लाइमेट को भी निर्धारित करेगा। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट याद रख लेना कि इट इज कॉल्ड एज द ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, ये आपको पीटी में सवाल पूछता है, खास करके जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं पीसीएस में, बीपीएससी में, या फिर किसी और जगह पे, वहां पे सीधा सीधा स्टेटमेंट आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट्स इज नोन एज द ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। तो वहां पे अगर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट अगर आपको दिखे या फिर गल्फ स्ट्रीम दिखे, उसको आंसर कर देना। बाकी और हो सकता है कि ब्राजील करंट का नाम लिख दे, है ना, हो सकता है कैलिफोर्निया करंट ऑप्शन में दे दे, है ना, वो सब नहीं करना है। ये दोनों का है सो आपको याद रखना है, ठीक है। तुम्हारा सवाल था कि कैनेडिक करंट है सो ठंडा क्यों हो गया, है ना। देखो, गर्म होना चाहिए, बिल्कुल जाहिर सा बात है। देखो, इस चीज को समझो। ये एक ओशन है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन, ये सब ट्रॉपिकल रीजन, और ये पोलर रीजन। ठीक है, इसको आराम से समझते हैं। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन होगा, क्या इसका पानी है सो सबसे ज्यादा गर्म होगा कि नहीं? इसको हम लोग रेड मार्क से जो है सो इंडिकेट कर देते हैं, ट्रॉपिकल वाटर्स। ठीक है, इसको समझ रहोगे ना तो दिक्कत नहीं होगा फिर, है ना। ये आपको ट्रॉपिकल वाटर्स है, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो पानी है ना, रेड से दिखा दिए, ज्यादा गर्म होगा। ठीक, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो इससे तो ठंडा होगा, क्योंकि इससे तो ठंडा होगा रिलेटिवली, क्योंकि वहां पे इंसोलेशन कम है। तो कह सकते हो कि इसको थोड़ा सा ऑरेंज से दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपको सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन होगा। सबसे ऊपर का हो जाएगा पोलर, है ना, इसको बिल्कुल ही ठंडा, इसको ब्लू से कर देते। ऐसा एक आप प्रोफाइल समझ सकते हो कि ओशन वाटर्स का जो है ट्रॉपिकल से पोलर रीजन में कुछ इस तरीके से जो है पानी का जो है सो टेम्परेचर होगा, है ना, पोलर रीजन। अब क्या हुआ कि ट्रॉपिकल रीजन से एक ओशन करंट है सो जनरेट हुआ। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो रेड वाटर्स है कुछ इस तरीके से मूव करके, है ना, आगे गया, है ना, इधर मिक्स किया, और फिर वापस ऐसे घूमा। यही साइकिल तो चल रहा है ना, यही साइकिल है। तो देखो, ये जो ट्रॉपिकल वाटर्स है, ये जब आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो सपोज कि यहाँ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर सपोज कि 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर सपोज कि 18 डिग्री सेल्सियस, पोलर रीजन का सपोज कि 5 डिग्री सेल्सियस, या जो एवरेज मानते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। 25 से 18 में गया तो भी वार्म रहेगा, वार्म ओशन करंट कहलाएगा, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, है ना। अटलांटिक में जब ऊपर पहुंचा तब भी ये वार्म कहलाएगा, क्यों? क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस में है सो 18-17 का करंट पहुंच गया, है ना। लेकिन एक बात बताओ, जब ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या ये जो ओशन करंट्स है, ये पोलर वाटर के साथ मिक्स कर रहा है कि नहीं? तो क्या इसका टेम्परेचर आगे जैसे जैसे मिक्स करेगा रेड्यूस होगा कि नहीं? रेड्यूस जब होगा, तो जब ये पोलर वाटर के साथ मिक्स करके जब टेम्परेट रीजन में घुसेगा, तो क्या इस वाले टेम्परेचर से टेम्परेचर उसका कम होगा कि नहीं? समझ में आ गया?
यानी कि सपोज कि यहाँ से जो ओशन वाटर जो इधर नीचे की तरफ आया, सपोज कि इसका टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्यों? क्योंकि इधर से जा रहा था गर्म था, ऊपर से ठंडा पानी से मिला तो इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। लेकिन जब ये 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का पानी जब वापस से सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, जिसका एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये इस पोस्ट पे कोल्ड करंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? समझ में आ गया? तो दिस इज वाई योर कैनरी करंट बिकम्स योर कोल्ड करंट। समझ में आ गया? ठीक है। तो यही चीज आप देखो यहाँ पे कि जो भी ओशन करेंट्स अगर पोलर वाटर्स के साथ, कौन सा? नहीं, तो ये पोलर रीजन्स में और चला गया ना। हाँ, तो ठंडा एरिया में गया, लेकिन अभी भी हीट तो ट्रांसफर कर ही रहा है। लेकिन इस रीजन का जो पानी जो मिक्स हुआ, यहाँ से जो पानी डिस्प्लेस हुआ, इसको फिल करने के लिए जो पोलर रीजन का पानी जब इधर से इनग्रेस करेगा तो कोल्ड वाटर्स ही तो लेकर के आएगा। नहीं नहीं, नॉर्वेजियन करेंट्स जो है ये इसी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही पार्ट आगे की तरफ और इंटीरियर्स ऑफ द, ये ऑलरेडी पहले से फ्रीजिंग वाटर है। अगर आप देखो यहाँ पे जो नॉर्थ सी है इसके ऊपर का और आर्कटिक सर्किल के पास में जाओगे तो यहाँ का जो ओशन वाटर्स है वो तो ऑलरेडी फ्रीजिंग पॉइंट पे है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है पोलर पोलर रीजन में। किसको? विंड्स को। तो विंड्स का तो ऑलरेडी, अब देखो वेस्टर्लीज है, ऊपर से ईस्टर्लीज है, वो दोनों तो ऑलरेडी ठंडा है ही इस रीजन में। देखो नॉर्वेजियन करंट जो है वार्म ओशन करंट इस वजह से होगा बिकॉज जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का जो पानी है इट इज स्टिल एट हायर टेम्परेचर देन द वाटर्स इन द योर आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक रीजन, पोलर वाटर्स, है ना। इस वजह से क्योंकि ये अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही हिस्सा है जिसका टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है आपके आर्कटिक सर्कल वाले वाटर्स के कंपेरिजन में, इस वजह से वो वार्म ओशन करंट कराएगा। मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नॉर्वेजियन करंट का जो टेम्परेचर है इट विल बी इक्वल टू द गल्फ स्ट्रीम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो गर्म और ठंडा हम लोग उसके कंपैरिजन में कि अगर कहीं पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था वहां पे 5 डिग्री सेल्सियस का पानी पहुंच जाए तो वो वार्म कहलाएगा। लेकिन वही 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का पानी अगर 15 डिग्री वाले में पहुंच जाएगा तो उसको कोल्ड कहेंगे। समझ में गया? टेम्परेचर क्या है, किसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, किसके रिलेटिव में हम लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब ये नॉर्वेजियन करंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो ये सब जगह के लिए है सो वार्म हो जाएगा। नहीं, जाहिर सा बात है कि अगर 5 डिग्री सेल्सियस को तुम यहाँ पे ले आओगे इक्वेटर में तो कोल्ड करंट कहलाने लगेगा। लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस इज वार्म इनफ फॉर दिस आर्कटिक रीजन। समझ में गया? ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि जो कैनेडी करंट है बेसिकली दिस इज योर कोल्ड ओशन करंट। कई बार इस करंट का है सो लोकेशन पूछता है कि कहां पर है ना। तो नॉर्थ अटलांटिक में है, नॉर्थ अटलांटिक में है, आपके वेस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन पे है। तो देखो कैनेडी करंट जो है कोल्ड ओशन करंट है। इसके वजह से जब हम लोग पढ़ रहे थे क्लाइमेटोलॉजी और डेजर्ट्स ये सब का फॉर्मेशन कर रहे थे तो क्या वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ओशन करेंट्स आल्सो कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन, है ना। तो ये कैनेडी करंट जो है क्योंकि कोल्ड ओशन करंट है इसके वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा नहीं होता है और यही वजह है कि यहाँ पे आपको सहारा डेजर्ट भी लोकेटेड है। सेम उसी तरीके से नीचे में देखो, अगर यहाँ पे पेरू का जो करंट है ना, पेरू करंट है, ये भी कोल्ड ओशन करंट होता है जिसके वजह से यहाँ पे आपको जो है अटकामा डेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया है ना। अगर आप अफ्रीकन पेनिनसुला भी देखो तो यहाँ पे भी आपको नामिब डेजर्ट है ना, ये सभी डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। ये सब रीजन है। तो कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। तो उसका एक फैक्टर ये भी है कि प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स। ठीक है, आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो डेजर्ट्स के लिए सिर्फ कोल्ड ओशन करेंट्स का ही फॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये सब का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे देख लो क्या सब पढ़ने वाले हैं, है ना। जो आपके जो एनसीईआरटी में जो भी चीजें मेंशन की गई है ना इस चैप्टर को कल आप लोग पढ़ के आइएगा, है ना। थर्मो हलाइन सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है ये आपको एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं बताया हुआ है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ओशन करंट इसको अच्छे से समझ लेंगे, ओशन करंट्स एंड क्लाइमेट, है ना, इसको पढ़ लेंगे। और फिर इसके बाद कल है सो टाइड्स भी आपको, है ना, कंप्लीट करा देंगे। टाइड्स भी बता देंगे कि टाइड्स कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या होता है। तो एक बार एनसीईआरटी को है ना आप अपने तरीके से पढ़ के आ जाइएगा। क्लास 11 का एनसीईआरटी है।
फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। और चैप्टर कौन सा है? तो उसमें है चैप्टर फ्लो ऑफ ओशन वाटर्स, ऐसे कुछ चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद पढ़ के आना कल। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल वाले क्लास में। और आज होगा तो एक यूट्यूब क्लास जो है ना, हम लोग पॉलिटी का जो है यूट्यूब क्लास शेड्यूल करेंगे दोपहर में, तो उसका लिंक है, तो ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन करो। ठीक है, आज जो क्लास होगा वो बेसिकली, कल एक मैंने प्रियम्बल का क्लास लिया था, यूट्यूब पे है, उस सेशन को देख सकते हो। आज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का क्लास जो है ना, सेकंड हाफ में लंच के बाद जो है एक शेड्यूल कर देंगे, उस पर भी आप लोग लाइव यूट्यूब पे जुड़ जाइएगा। ठीक है। हाँ, हाँ मेरा ही रहेगा, है ना, इसको देख लेना आप। ठीक है, तो क्लास को एंड कर दे रहे हैं।